Hello students, the topic that we'll be starting off today is biomolecules. क्या होते हैं biomolecules? Very simply speaking, they are the molecules of which the biological systems are composed. Biological systems, they may be plants, animals, etc. ये जिन भी molecules के बने होते हैं, उन सबको collectively हम biomolecules में रखते हैं. अब बायोमोलिक्यूल्स में जो सबसे पहला मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट ऑफ करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. बहुत सिंपल टर्म्स में बोला जाता है इन्हें नथिंग बट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इनका जनरल फॉर्मूला भी CH2O दिया जाता है. ऑल्दो इस तरह का फॉर्मूला हर कार्बोहाइड्रेट पे फिट इन हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं. तो प्रॉपर डेफिनेशन हम कार्बोहाइड्रेट्स की देखते हैं. दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड. ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी मींस बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड कार्बोनिल कंपाउंड मींस एटलीस्ट एक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप उसमें जरूर प्रेजेंट होगा. तो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर इस तरह के छोटे कंपाउंड्स जनरेट हो सके, उन्हें भी हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन इनके नंबर ऑफ यूनिट्स के बिहाफ से हम करते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स आर द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स. ये खुद ही सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं. द एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा. दीज आर सोल्यूबल इन वाटर. दे आर sweet in taste and they are crystalline in their structures. The next category is oligosaccharides. Oligos and saccharides. Oligos means a few. So these are the carbohydrates which generate a few monosaccharide units on hydrolysis. अब a few कितना होगा? Number specified है. They can generate 2 monosaccharide units to a maximum of 10 monosaccharide units. तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यदि कोई भी कंपाउंड जनरेट करता है हाइड्रोलिसिस तो उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स में रखते हैं. ओलिगोसैकेराइड को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे जनरेट, दे कैन बी डिवाइडेड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड. अगर 2 ही मोनोसैकेराइड जनरेट होते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 जनरेट होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड, 4 जनरेट करेगा मोनोसैकेराइड तो हम उसे कहेंगे टेट्रासैकेराइड. सिमिलरली पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड एक्सेट्रा. एग्जाम्पल इसके रहते हैं हमारे लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज. ये सभी एग्जाम्पल डाइसैकेराइड्स के हैं. अब डाइसैकेराइड यानी हाइड्रोलिसिस पर ये 2 मोनोसैकेराइड जनरेट करेगा. दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 यूनिट्स ग्लूकोज के ही जनरेट होंगे, जबकि आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जनरेट होगा. तो इट जनरेट्स 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड. Similarly, the third category is polysaccharides. Poly means बहुत सारे. So these are the carbohydrates which yield a large number of monosaccharide units on their hydrolysis. इसके common examples हैं starch, cellulose, glycogen, etc. ये तो general classification हो गया of carbohydrates as such. मोनोसैकेराइड्स को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. Monosaccharides can be further classified on the basis of the number of carbon atoms they possess. सबसे simplest या smallest जो carbohydrates हैं, monosaccharides हैं, वो contain करते हैं at least 3 carbon atoms. 3 carbon atom वाला है तो उसे कहा जाता है triose sugar या triose monosaccharide. ट्रायोज में 3 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे यदि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे एल्डोट्रायोज कहेंगे, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोट्रायोज. अगर 4 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है तो इट इज अ टेट्रोज शुगर. टेट्रोज में भी इट कैन बी एल्डोटेट्रोज और कीटोटेट्रोज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. 5 कार्बन एटम वाले को पेंटोज कहा जाता है. इट कैन बी एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज. 6 कार्बन एटम वाले को हेक्सोज कहा जाता है शुगर. इट कैन बी एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज. एंड सिमिलरली 7 कार्बन एटम वाले को हम हेप्टोज शुगर कहते हैं. इट कैन बी एल्डोहेप्टोज और कीटोहेप्टोज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. Now the smallest one which we'll start off with is this molecule CHO
CHOH CH2OH। कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ ट्रायोज शुगर। मोनोसैकेराइड है क्योंकि एक कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल ग्रुप एंड 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्योंकि कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज ऑन द राइट हैंड साइड, हम इस पर कैपिटल डी इसको डिनोट करते हैं, एंड दिस मॉलिक्यूल इज योर डी ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल। किस तरह का शुगर है ये? इट इज एल्डो ट्रायोज, क्योंकि ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और 3 कार्बन एटम वाला ये यूनिट है। हमें ज्यादा कॉमन जो स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं वो है कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन चारों का सेम है, C6H12O6। स्ट्रक्चर सबसे पहले ग्लूकोज का हम याद रखेंगे। याद रखना बहुत सिंपल है, 6 कार्बन एटम्स की लीनियर चेन है। एक एंड पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO एंड एट द अदर एंड वी हैव अ CH2OH ग्रुप। तो 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा? एल्डोहेक्सोज। रिमेनिंग 4 कार्बन एटम जो सेंटर में प्रेजेंट है उनमें सब पे एक एक H और एक एक OH है। याद रखने का तरीका सिंपल है, सब में OH विल बी ऑन द राइट, H विल बी ऑन द लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर द थर्ड कायरल सेंटर। थर्ड में OH हम लेफ्ट में और H राइट में लिखते हैं। तो दिस इज हाउ वी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। इजी टू रिमेम्बर। अब यदि हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो हम बाकी सारे मोनोसैकेराइड्स का इनका स्ट्रक्चर आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं मैनोज पर। मैनोज में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 6 कार्बन एटम्स की चेन है, टर्मिनल एंड पे दूसरे पे CH2OH है। एवरी सेंट्रल कार्बन 2, 3, 4 and 5 दे आर ऑल कायरल कार्बन, सब पे एक एक OH और एक एक H। फर्क क्या है? बाकी सारे कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन जैसी ग्लूकोज में है वैसी ही मैनोज में है, एक्सेप्ट फॉर द सेकेंड कायरल कार्बन। सेकेंड कायरल कार्बन में यहाँ पे OH आ गया लेफ्ट में, जबकि ग्लूकोज में कहा था ये राइट में। तो ओनली डिफरेंस इज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेकेंड कार्बन एटम कायरल सेंटर पे। नेक्स्ट अपन आते हैं डी गैलेक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम है, इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, 6 कार्बन की चेन है, तो वी हैव CHO ग्रुप एट वन एंड CH2OH एट द अदर, और बाकी सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम्स पे एक एक OH और एक एक H। अब यहाँ भी याद क्या रखना है? बहुत इजी, ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान है, यहाँ पे डिफरेंस करना है हमें केवल इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4th कार्बन एटम, इसका 4th और इसका 4th, बाकी सबकी क्या है? ग्लूकोज से सेम ही है। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज तीनों ही 6 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल है, तो दे आर ऑल हेक्सोज एंड ऑल हैव द एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट, तो दे आर द एल्डोहेक्सोज। जबकि अपन कीटोन फ्रक्टोज पे आते हैं। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कीटोनिक, तो वी हैव CH2OH एंड बोथ द टर्मिनल एंड, 6 कार्बन एटम की चेन है, सेकेंड कार्बन एटम पर कार्बोनिल ग्रुप है, तो कायरल सेंटर यहाँ कितने हुए? सिर्फ 3, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन तीनों कायरल सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन हमारे ग्लूकोज के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कायरल सेंटर पर सेम ही आती है। अब यानी कि हम क्या देख सकते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल कैसे डिफर कर रहे हैं? केवल फंक्शनल ग्रुप में। दीज आर ऑल एल्डोहेक्सोज व्हेरेas दिस इज अ कीटोहेक्सोज, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया इन सब के रिलेशन में। इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में कॉन्फ़िगरेशन आप ग्लूकोज की देखें, ग्लूकोज से केवल सेकेंड कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो रही है मैनोज में, तो दे आर स्टीरियोआइसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स व्हिच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन कायरल कार्बन एटम, दैट इज द सेकेंड कार्बन एटम। तो इन्हें हम कहते हैं एपीमर्स। Mannose is nothing but an epimer of glucose which differs in the configuration of only the second carbon. तो ये C2 epimer हो गया ग्लूकोज का। उसी तरह से आप गैलेक्टोज की बात करें तो ये डिफर कर रहा है ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4th कार्बन, तो इसे हम कहेंगे C4 epimer of glucose. So this is the basic structure of the important monosaccharides which we have to learn. We now move on to the detailed study of the first monosaccharide unit which we have to do is glucose. तो glucose जनरल फॉर्मूला C6H12O6 होता है,
सबसे पहले हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 3 प्रिपरेशन हैं, लगभग सिमिलर है। सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज इज केन शुगर, इट इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इट ईल्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स, 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, पर हमने लिखा अलग अलग इसलिए है क्योंकि एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है और एक कीटोनिक। सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 393 केल्विन एंड 2 to 3 एटमॉस्फेयर, इट यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जो केवल और केवल ग्लूकोज की यूनिट्स के आपस में जुड़ने से बनता है। तो हाइड्रोलिसिस पर केवल क्या बना? प्योर ग्लूकोज। तो दोनों में से कौन सी बेटर प्रिपरेशन हो गई? दिस वन। थर्ड प्रिपरेशन कैन बी फ्रॉम माल्टोज। माल्ट शुगर भी हम इसको कहते हैं। माल्टोज भी क्या है? डाइसैकेराइड है। तो फॉर्मूला वही रहता है इसका, C12H22O11। हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो ईच यूनिट ऑफ माल्टोज ईल्ड्स 2 units ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये तो हो गई इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट अपन आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमें कैसे पता चला? एलुसिडेशन कह सकते हैं ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वी केम टू नो, जो हमने अभी ड्रॉ किया था वो। इसके लिए डिफरेंट रिएक्शन स्टडी किए थे साइंटिस्ट ने ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और हर एक से कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल के फाइनली हमें स्ट्रक्चर मिला था जिस फॉर्म में आज हम उसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप था द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चला? प्रैक्टिकल स्टडीज करी गई थी, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन किया, फिर उसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कौन कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट है वो स्टडी किया गया, एंड फाइनली उस स्टडी से कंपाइल करके हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन किया ग्लूकोज का, C6H12O6। अब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स आपस में किस तरह से जुड़े हैं नहीं पता था, तो बहुत सारे रिएक्शन स्टडी किए अपन, वन बाय वन देखते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन जब HI से कराया गया, वी ऑलवेज गॉट N-हेक्सेन। N-हेक्सेन यानी 6 कार्बन आइटम्स एक लीनियर चेन में। इट वॉज इंटरप्रेटेड दैट ग्लूकोज में भी जो 6 कार्बन आइटम्स है, दे आर अरेंज इन अ लीनियर चेन, कोई भी उसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। तो ये पता चल गया 6 कार्बन आइटम एक चेन में। अब बाकी के एटम्स का हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी किया गया ग्लूकोज का विद NH2OH, हाइड्रोक्सिलअमीन। अब मोनोऑक्सिजन वाज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? कार्बोनिल कंपाउंड्स का। कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, जब उसका रिएक्शन NH2OH से कराते हैं, वाटर इज रिमूव्ड एंड C डबल बॉन्ड NOH, मोनोऑक्सिजन। ऑक्सिजन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप, ये इंट्रोड्यूस होता है। एंड विद एवरी यूनिट ऑफ ग्लूकोज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH2OH वाज रिएक्टिंग। इसका मतलब हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोनिक भी हो सकता है। इसी प्रेजेंस को, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को फर्दर स्ट्रेंथन किया ग्लूकोज का रिएक्शन जब HCN से कराया, तब ये पाया गया दैट एवरी यूनिट ऑफ ग्लूकोज वाज रिएक्टिंग विद 1 यूनिट ऑफ HCN ओनली एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द साइनोहाइड्रिन। इट मीन्स व्हाट? ये भी इंडिकेशन ये देता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आज हम रिएक्शन लिखना चाहें तो हम जानते हैं CHO, CHOHO4, CH2OH, ग्लूकोज को शॉर्ट में हम लिखते हैं। जब रिएक्शन NH2OH से कराया तो दिस CH डबल बॉन्ड O will change to CH डबल बॉन्ड NOH, मोनोऑक्सिजन। whereas अगर इसी ग्लूकोज का रिएक्शन HCN से कराया तो CH, CN and OH, साइनोहाइड्रिन बन गया। तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज यूनिट। अब अभी तक हमें पता नहीं है एल्डिहाइडिक है कीटोनिक, कार्बोनिल ग्रुप है, इट कैन बी एनी। नेक्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज का कराया गया विद ब्रोमीन वाटर। जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया तो द प्रोडक्ट फॉर्म वाज ग्लूकोनिक एसिड विच वाज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ग्लूकोज का रिएक्शन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमने कराया और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इट मींस जो कार्बोनिल ग्रुप अभी हमने प्रेजेंट बताया था वो कीटोनिक नहीं हो सकता, दैट इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, बिकॉज एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन्स कैन नॉट बी।
तो यानी ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड ने क्या इन्फ्लुएंस दिया कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप नहीं। हम इस रिएक्शन को बता सकते हैं CHO, CHOH, CH2OH, ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला अपन लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं तो CHO चेंजेस टू COOH एंड दिस कंपाउंड इज योर ग्लूकोनिक एसिड, अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अभी तक हमें पता चल गया कि 6 कार्बन एटम्स की चेन है, कहीं ना कहीं एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और वो कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, एल्डिहाइडिक। इट मींस व्हाट, एल्डिहाइडिक कार्बन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट वन ऑफ द टर्मिनल एंड्स। तो यानी एक जगह CHO है, बाकी कार्बन एटम्स 5 उससे लीनियर चेन में जुड़े हुए हैं। फर्दर नेक्स्ट ग्लूकोज का रिएक्शन जब कराया गया विद एसिटिक एनहाइड्राइड, every unit of glucose reacted with 5 units of the anhydride and a pentacetate was formed. पेंटाएसिटेट का बनना यानी कि हमारा जो ग्लूकोज यूनिट है उसमें OH ग्रुप्स होने चाहिए 5, तो उसके OH हमारे एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके चेंज होते हैं टू द एसिटेट ग्रुप। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट। अब 5 OH ग्रुप्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप्स कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ 5 OH ग्रुप से, इसका मतलब द 5 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ऑल द 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो यानी अब हमारा स्ट्रक्चर है CHO, CHOH होल 4, CH2OH एंड विद एसिटिक एनहाइड रिएक्शन कराने पर CHO एल्डिहाइड रिमेन्स एज सच, CHOH दिस चेंजेस टू CHO, CO, CH3 होल 4, CH2O, CO, CH3। तो यानी पेंटा एसिटेट बनना क्या इन्फर करता है कि ग्लूकोज यूनिट में देयर आर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट एंड ऑल ऑफ देम विल ऑब्वियसली बी प्रेजेंट ऑन द सेपरेट कार्बन एटम्स। लास्ट में जब रिएक्शन कराया गया ग्लूकोज का विद नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाज ऑब्टेन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज सैकेरिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हुआ, इसका मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है विच कैन बी वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू COH और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किसमें हो जाता है, COOH से। हेंस द स्ट्रक्चर इज CHO, CHOH whole 4, CH2OH on oxidation with nitric acid we are getting saccharic acid, COOH, CHOH whole 4, COH। इसी को फर्दर प्रूव भी कर दिया जाता है कि जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड यहाँ बना, इस ग्लूकोनिक एसिड को भी आप वापस नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करें। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है दिस आल्सो चेंजेस टू COH एंड देयरफॉर ग्लूकोनिक एसिड इज आल्सो कन्वर्टेड टू द सैकेरिक एसिड। यानी इन सब रिएक्शन से हम कंपाइल कर सकते हैं कि सबसे पहले HI से रिएक्शन पता चला 6 कार्बन एटम की लीनियर चेन, NH2OH HCN के रिएक्शन से पता चला कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप है। रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते ही पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक नहीं है। ऑब्वियसली एल्डिहाइड एक टर्मिनल एंड पे होगा, बाकी हर कार्बन एटम पर एक OH की प्रेजेंस कंफर्म होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पेंटाएसिटेट विद एनहाइड्राइड और फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते ही पता चल गया कि 6 कार्बन एटम की लीनियर चेन, एक एंड पे एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक पे CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, रिमेनिंग बीच के चारों कार्बन पर एक H और OH। तो इससे हमने जो लीनियर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का लिखा था वो इस तरह से हमारा कंप्लीट एलुसिडेट हो चुका है। फर्दर कुछ और रिएक्शंस भी ग्लूकोज के स्टडी किए गए, वो भी हम बात कर लेते हैं। जब रिएक्शन कराया गया विद पर आयोडिक एसिड के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इतना ऑक्सीडेशन होता है कि इट ब्रेक्स इनटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOH एंड 1 HCHO। फिर अनदर रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ओसाजोन बनता है जब अपन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज will react with 3 molecules of phenyl hydrazine और रिएक्शन कहाँ होगा, टर्मिनल 2 कार्बन एटम्स पर, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर CHO changes to CH double bond N NH PH and at the second carbon we get CH double bond N NH PH। बाकी के 4 कार्बन एटम्स, 3 तो CHOH वाले एंड लास्ट CH2OH वाला, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। So we can conclude that 1 molecule of glucose reacts with 3 molecules of phenyl hydrazine. The reaction takes place only at the first 2 carbon atoms.
and the ozone is formed. Remaining 4 carbon atoms do not participate in the reaction. इसका मतलब क्या है कि वो सारे मोनोसैकेराइड 6 कार्बन एटम वाले जिनमें की नीचे वाले चारों कार्बन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दे विल ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेम ओसाजोन. अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का, ग्लूकोज मैनोज. डिफरेंस किसमें? केवल सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में. सेकंड तो अब इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सेम ओसाजोन बनाएंगे. उसी तरह से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी पहले 2 कार्बन एटम पर इस तरह से ओसाजोन फॉर्मेशन, बाकी चारों की सेम है कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि ग्लूकोज में थी. तो ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज ये तीनों ही सेम ओसाजोन बनाएंगे. गैलेक्टोज नहीं बनाएगा. क्यों? क्योंकि गैलेक्टोज में 4th कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है. तो दैट विल फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट. Reaction is Lobby-de-Bruyn-von Ekestein-Elbedra rearrangement. इसमें क्या होता है? हम जानते हैं ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है. Now this is the ketonic form and it can always change to enolic form. टॉटोमेरिज्म हो सकता है, डबल बॉन्ड इधर दोनों कार्बन एटम्स के बीच में आ जाए, एक यहाँ से इधर चला जाए, तो वी गेट द इनोलिक फॉर्म. अब ये इनोलिक फॉर्म वापस भी कीटोनिक फॉर्म में चेंज हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज है. ये OH वापस कीटोनिक में कन्वर्ट हो, डबल बॉन्ड यहाँ, H यहाँ, तो वी गेट ग्लूकोज अगेन. बट ये भी इनोलिक फॉर्म है, तो अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो और H इधर से शिफ्ट हो जाएगा, तो वी विल गेट CH2OH, C डबल बॉन्ड हो एंड रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेम. ये क्या बन गया? फ्रक्टोज. तो ग्लूकोज कैन इंटर कन्वर्ट टू फ्रक्टोज. उसके अलावा जब हम कहते हैं कि ये जो हमारा इनोलिक फॉर्म है ये वापस कीटो में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ और H वापस यहाँ, जब ये बना था इनोलिक फॉर्म, तो ये जो सेकंड कार्बन है ये क्या बन गया? sp2 हाइब्रिड. अब ये कायरल नहीं है. तो अब जब ये वापस चेंज होगा टू द कीटो फॉर्म, H वापस यहाँ आएगा, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन वापस sp3 हो रहा है. तो कॉन्फ़िगरेशन 2 पॉसिबिलिटीज है. आइदर OH कैन बी ऑन द राइट साइड इटसेल्फ, तो वो ग्लूकोज ही बनेगा. लेकिन अनदर पॉसिबिलिटी कैन बी दैट OH इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड H इज ऑन द राइट साइड. इन दैट केस हमें क्या स्ट्रक्चर मिल गया? मैनोज का. तो इस तरह से टॉटोमेरिज्म हो सकता है और उसके कारण डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज रेडिली इंटर कन्वर्टिबल है. मिक्सचर में ये सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं. अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज का पढ़ा है, इसके अभी कुछ लिमिटेशंस रह गए. लिमिटेशंस क्या रह गए? दैट ऑल्दो एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर, बट स्टिल ग्लूकोज वाज नॉट फाउंड टू बी रिएक्टिंग विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन. उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था. सिमिलरली इट वाज नॉट रिएक्टिंग विद सोडियम बाइसल्फाइड. इट वाज आल्सो नॉट रिएक्टिंग विद द शिफ्ट बेस. तो अगर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इन सब कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है. दूसरी चीज, ग्लूकोज वाज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट. अब एक ही कंपाउंड है, एक ही स्ट्रक्चर है, तो 2 अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स पे वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. तीसरी चीज, ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट बनाया गया, उसको जब हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्ट करवाया गया, इट वाज नॉट रिएक्टिंग विद H2OH, इट वाज नॉट फॉर्मिंग द ऑक्सिम आल्सो. तो ये सारी पॉइंट्स जो है, दीज इंडिकेट दैट ओपन चेन स्ट्रक्चर हैज सम प्रॉब्लम इन इट. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज प्रपोज्ड. अब साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है हम देखते हैं. पहले तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट से लगाकर 6 कार्बन, कार्बन चेन, पहले कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, टर्मिनल पे CH2OH. देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की ये कॉन्फ़िगरेशंस हमने OH और H डिनोट कर रखे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस कार्बोनिल ग्रुप इज हाईली पोलर एंड दिस कार्बन कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज. डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन लगभग पूरे ऑक्सीजन के पास ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्टेड रहते हैं. तो इस कार्बन पर क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज and the oxygen of the OH group possesses lone pair of electrons. तो ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है. तो ये एक तरह से क्या हो गया? अल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. This O with its lone pair forms a bond with this carbon.
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए पूरे O के पास, O पे नेगेटिव चार्ज है, इससे आकर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से जो H+ रिलीज हुआ ये। अभी तक ओपन चेन स्ट्रक्चर में द फर्स्ट कार्बन वाज नॉट अ कायरल सेंटर, बाकी के सारे कार्बन एटम सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, सारे नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाज द कायरल सेंटर, फर्स्ट वाज नॉट अ कायरल सेंटर। लेकिन जैसे ही इस ऑक्सीजन का कार्बन से बॉन्ड बना और ये डबल बॉन्ड O चेंजेस टू OH, नाउ दिस कार्बन बिकम्स अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन की दो पॉसिबिलिटीज रहती है। पहली है कि OH इज रिटन ऑन द राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे क्या गया, H, इस फॉर्म को हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट साइड पे H, दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा डी ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का डिफर कर रहा है कहाँ, केवल इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम। बाकी सारे कायरल सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है। तो ये क्या हुए, एपिमर्स which differ in the configuration of only the first carbon, and a special name is given to the epimers which differ in the configuration of only the first carbon atom, that is anomers. तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों फॉर्म्स क्या हैं, दे आर एनोमर्स। इसके बाद इस रिप्रेजेंटेशन को, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। इसे हम प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, हेवर्थ प्रोजेक्शन से भी दे सकते हैं। इनका प्लेनर रिप्रेजेंटेशन बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। आप देखेंगे यहाँ पर अभी क्लोज रिंग बन गई है। रिंग में क्या क्या पार्ट्स कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है रिंग में और 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, and this oxygen is connected to the first and the fifth carbon atom. तो हम इनको यहाँ पे इस तरह से रिंग बना लेते हैं, this is the oxygen connected to the 5 carbon atoms. अब यहाँ जो ये कार्बन एटम्स पे राइट हैंड साइड में ग्रुप्स लिखे हुए हैं, वो तो यहाँ हेवर्थ प्रोजेक्शन में, बाकी दो वैलेंसीज कार्बन की दो तो ये रिंग में ही आ गई, बाकी दो वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। तो जो ग्रुप यहाँ राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसे इस वर्टिकल लाइन में बॉटम में लिखा जाएगा, जबकि जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है उसे कहाँ लिखा जाएगा, वर्टिकली लाइन जो है वर्टिकल उस पे टॉप पे लिखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, OH इज ऑन द राइट, सो वी हैव रिटन OH ओवर हियर। लेफ्ट में H है, H ऊपर गया। वी कम टू द सेकेंड कार्बन, राइट में क्या है, OH नीचे और लेफ्ट में H ऊपर। थर्ड कार्बन पे आ जाइए, राइट में क्या है अब H, तो नीचे H और लेफ्ट में OH है तो वो ऊपर। देन फोर्थ पे आ जाइए, राइट में क्या है, OH नीचे और लेफ्ट में H ऊपर। नाउ फिफ्थ कार्बन एटम पे हम राइट लेफ्ट नहीं बता सकते, CH2OH नीचे लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट दिस CH2OH इज ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर, हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसी तरह से ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज का भी हम हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं। अब ये जो रिंग्स हैं, दीज रिजेंबल द पायरान रिंग। पायरान रिंग में भी 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो पायरान रिंग से मिलती जुलती रिंग है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पायरेनो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। This is alpha D glucopyranose and this is beta D glucopyranose. इन दोनों में ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है। This rotates the plane of the polarized light in the clockwise direction, dextrorotatory by an angle of 112 degrees. जबकि beta D glucopyranose रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 19.2 डिग्री, प्लस साइन है ना, dextrorotatory. So this is dextrorotatory by 19.2 degrees only. This is regarding the cyclic structure of glucose. Now glucose shows mutarotation. क्या होता है कि आप प्योर अल्फा डी ग्लूकोज लीजिए, सोल्यूशन बनाइए। अल्फा डी ग्लूकोज इज सपोज टू हैव एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 112 डिग्री dextrorotatory. When you make its solution gradually, the optical rotation decreases. And it attains finally a constant value of 52.5 डिग्री। और अगर आप प्योर बीटा डी ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो धीरे धीरे ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है, प्लस 19.2 था इनिशियली, धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फाइनली कहाँ के रुकता है, 52.5 डिग्री। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, एक्वस सोल्यूशन में
alpha D glucose, beta D glucose, they interconvert. And mostly there is present 35% of glucose. Equilibrium एक अटेन हो जाएगा जब हमारे मिक्सचर में लगभग 35% अल्फा डी ग्लूकोज, 65% beta D glucose and small amount of the open chain structure will coexist. And overall optical rotation will be 52.5 degrees. So this change in the optical rotation, when you start off with either pure alpha D or pure beta D glucose, is called as mutarotation. This phenomena is called as mutarotation. अब जिस तरह से हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया है, उसी तरह से हम फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बताते हैं. डिटेल हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे नहीं, बस एक थ्योरेटिकली सम अप कर लेंगे कि फ्रक्टोज में भी क्या किया था. पहले वही मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन किया गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिटरमिन करी गई, कैलकुलेशंस करके फाइनली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज अगेन रिड्यूस्ड एज C6H12O6. फिर इसके भी रिएक्शन स्टडी किए गए. जब HI से रिएक्शन कराया तो इवन फ्रक्टोज फाउंड N-हेक्सेन, मींस द 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर चेन with NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन. इवन फ्रक्टोज फाउंड द मोनोऑक्सिम, HCN के साथ एक फाउंड द साइनोहाइड्रिन. इट मींस फ्रक्टोज में भी कहीं ना कहीं एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. फर्दर ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराया तो फ्रक्टोज वाज नॉट रिएक्टिंग विद ब्रोमीन वाटर. इट मींस व्हाट, द कार्बोनिल ग्रुप इन फ्रक्टोज इज नॉट एल्डिहाइडिक, इट इज कीटोनिक. क्यों कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जबकि कीटोन्स नहीं होते. फर्दर जब ओसाजोन बनाया गया तो फ्रक्टोज ने भी बिल्कुल वैसा ही ओसाजोन बनाया जैसा कि ग्लूकोज ने बनाया था. इससे इंडिकेशन क्या मिला कि लोअर 4 कार्बन एटम्स, C1 C2 को छोड़ दीजिए, 3rd 4th 5th 6th कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है जैसी कि ग्लूकोज में थी. तो डिफरेंस कहाँ है, केवल फर्स्ट और सेकंड. एल्डिहाइडिक नहीं है तो ऑब्वियसली सेकंड कार्बन एटम पर ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो कीपिंग ऑल दीज studies in mind, we finally deduce the structure of fructose. This is the structure of fructose. First carbon पे CH2OH, second पे C double bond O, third, fourth, fifth और sixth बिल्कुल ग्लूकोज के जैसे ही है. अब इसमें भी ओपन चेन स्ट्रक्चर सारे इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो वी मूव्ड ऑन टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगेन 5th कार्बन का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से लेकर जाता है, सेकेंड कार्बन कार्बोनिल कार्बन बेसिकली उस पर अटैक करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है. O पे नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्सट्रैक्ट द H+ फ्रॉम द 5th कार्बन. तो ये इस तरह से हमारा क्लोज स्ट्रक्चर बन गया. अब यहाँ पे कायरल सेंटर हमारे कौन कौन से प्रेजेंट थे. कायरल सेंटर्स केवल 3rd, 4th और 5th कार्बन पे थे. सेकेंड कार्बन पहले कायरल सेंटर नहीं था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 5th कार्बन का आके इससे बॉन्ड बनाता है, नाउ दिस कार्बन ऑल्सो बिकम्स अ कायरल कार्बन. कायरल कार्बन के अराउंड वही कॉन्फ़िगरेशन की दो पॉसिबिलिटीज है. आइदर OH कैन बी ऑन द राइट साइड, तो लेफ्ट में क्या रहेगा, इससे जुड़ा हुआ CH2OH. तो इसे हम कहते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज. और यदि CH2OH राइट में आ जाता है और OH लेफ्ट में, तो हम इसे कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोज. So this is how we have two different forms, alpha D fructose and beta D fructose. Further, ये जो Fischer projection formula है, इनको हम Haworth representation भी बना सकते हैं. इनके किस तरह से बनाएंगे, अब आप रिंग देखिए, एक ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स. So there is only a 5-membered ring with 1 oxygen and 4 carbon atoms. 1 oxygen and 4 carbon atoms. Ring बना दी 5-membered. Oxygen is connected to the second and the 5th carbon. तो नंबरिंग 2, 3, 4, 5 क्लॉकवाइज हम चलेंगे. फिर वही सेकेंड कार्बन पे राइट में OH है तो नीचे OH, और लेफ्ट में CH2OH है तो ऊपर CH2OH. इसी तरह से सारे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हम मेंशन करते जाएंगे. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर. क्यों फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये फ्यूरान रिंग से रिजेंबल करता है. फ्यूरान रिंग भी 5-membered रिंग है विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम्स. So this is your alpha D fructofuranose and this compound is the beta D fructofuranose. So this is all regarding the structure of fructose. अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की. डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे आर द ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. तो ये होते हैं डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं.
दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में किस तरह से जुड़ते हैं? वी नो ईच मोनोसैकेराइड यूनिट हैज अ अल्कोहलिक ग्रुप OH. तो OH इधर और OH इधर दोनों मिलकर वाटर एलिमिनेट करते हैं एंड द टू मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, समथिंग लाइक द ईथर. उसी तरह से होता है. तो जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, दैट लिंकेज इज गिवन अ स्पेशल नेम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. किस तरह से बनती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? एग्जांपल लेके हम बात करते हैं. सबसे पहला डाइसैकेराइड जो हम बात करेंगे दैट इज माल्टोज शुगर. Maltose is formed when two alpha D glucose units join via a C1C4 glycosidic linkage. यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किनके बीच में बन रही है? एक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है. अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं इस तरह से. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज. दूसरा यूनिट भी अल्फा डी ग्लूकोज का हम इसी तरह से बनाते हैं. व्हाट वी आर सीइंग इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस यूनिट एंड द फोर्थ कार्बन ऑफ दिस यूनिट, दे आर फेसिंग ईच अदर. इसके पास यहाँ OH ग्रुप है, इसके पास यहाँ OH ग्रुप है. तो ये OH और OH मिलकर वाटर एलिमिनेट कर देते हैं एंड ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज लेफ्ट विच बॉन्ड्स दीज टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स टुगेदर. So when the two monosaccharide units join through an oxygen atom, this type of linkage is called as glycosidic linkage. तो याद रखना है कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स कौन कौन से हैं जो आपस में बॉन्ड हो रहे हैं और उनके कौन से कार्बन एटम्स आपस में इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में. These are the two important points we need to remember. We come to next. सेकेंड डाइसैकेराइड इज लैक्टोज. मिल्क शुगर भी हम इसे कहते हैं, मिल्क में प्रेजेंट रहता है. लैक्टोज कंटेन्स वन यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. अब यहाँ क्या प्रेजेंट है? मोनोसैकेराइड बीटा डी ग्लूकोज एंड अ बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट. और सीक्वेंस हमें ये याद रखनी है कि पहले वन यूनिट ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज ज्वाइंस विद वन यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज वाया C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया. अब गैलेक्टोज हमने बात की थी. गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कहाँ डिफरेंस होता है? केवल ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फोर्थ कायरल कार्बन. तो हम पहले ये बना लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज. बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज कर दी. दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज यूनिट. और पहले क्या बनाना है लेकिन? बीटा डी गैलेक्टोज. बीटा डी गैलेक्टोज में कहाँ डिफरेंस है? केवल फोर्थ कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे. So this is beta D galactose and beta D glucose, and these are joining via C1C4 glycosidic linkage. Galactose का फर्स्ट कार्बन, ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन. इसके पास यहाँ है OH, इसके पास यहाँ है OH. तो ये दोनों मिलकर वाटर एलिमिनेट करेंगे. As a result, these will join through an oxygen atom like this. This is the glycosidic linkage formed. तो इस तरह से डाइसैकेराइड लैक्टोज बन गया. तीसरी अपन बात करते हैं सुक्रोज. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड. सुक्रोज इज फॉर्म्ड व्हेन वन अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एंड वन बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट ज्वाइन टुगेदर थ्रू अ C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज. दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट. अल्फा डी ग्लूकोज हम बना लेते हैं. फर्स्ट कार्बन यहाँ है. अब बीटा डी फ्रक्टोज. बीटा डी फ्रक्टोज में जब हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया था तो इधर फर्स्ट कार्बन आ रहा था. हमें क्या करना पड़ेगा? रिंग को इस तरह से फ्लिप करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन कहाँ है? इस साइड. तभी आपका यहाँ ग्लूकोज का फर्स्ट और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन एक दूसरे को फेस करेंगे. तो जब आप रिंग को इस तरह से फ्लिप करते हैं तो जो वर्टिकल ग्रुप्स है उनको हमें इस तरह से वर्टिकली अपसाइड डाउन फ्लिप करना पड़ता है टू रिटेन द कॉन्फ़िगरेशंस एट द कायरल सेंटर. तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करते हुए हमने रिंग फ्लिपिंग करके स्ट्रक्चर बना दिया है. अब इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कार्बन एक दूसरे के सामने, दे आर फेसिंग ईच अदर. OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है. H2O एलिमिनेट होगा, केवल एक ऑक्सीजन बचेगा और उस ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े हैं. दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म्ड हियर. So this is how the disaccharide sucrose is formed.
सुक्रोज में हमने बात करी थी कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा के हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज वी गेट एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वाई? क्योंकि हर मॉलिक्यूल सुक्रोज का टूटेगा तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज ही बनेगा, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दीज टू। अब होता क्या है कि जो सुक्रोज है, जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी सुक्रोज की खुद की नापी गई तो इट वाज फाउंड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इट डेविएटेड द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया वी गॉट एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हम जानते हैं ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी वेराज फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी। एंगल ऑफ रोटेशन ग्लूकोज का प्लस 52.5 डिग्री है जबकि फ्रक्टोज का माइनस 92.4 डिग्रीज है। ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो इस मिक्सचर की ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरह की आएगी? नेगेटिव साइड में जाएगी। तो द ओवरऑल मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज विल बी लीवोरोटेटरी। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी के हाइड्रोलिसिस पे जो मिक्सचर मिला दैट वाज लीवोरोटेटरी। इसलिए क्योंकि इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रहा है इस मिक्सचर को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। ये तो हो गया डाइसैकेराइड्स का जनरल डिस्कशन। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे। शुगर्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स वो जो टॉलेंस रिएजेंट को रेडिली रिड्यूस करके सिल्वर मिरर फॉर्म करेंगे, जो फेलिंग्स रिएजेंट को रेडिली रिड्यूस करके रेड प्रेसिपिटेट देंगे, दे आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, वेयरएज सम आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द हेमी एसिटल कार्बन। जब हमने इसको वापस हम एक बार अलग अलग बना लेते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स को, समझ में आ जाएगा क्लियरली। We have the OH group here, OH group here. हम देख रहे हैं कि ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है दिस इज कॉल्ड एज द हेमी एसिटल कार्बन। हेमी एसिटल कार्बन वो जो हाइड्रोक्सिल और एल्कोक्सी ग्रुप दोनों से एक साथ जुड़ा हो। इट इज बॉन्डेड टू वन OH एंड वन OR। जिस भी शुगर के पास एक फ्री हेमी एसिटल कार्बन होता है ये इंटरेक्ट रेडिली करता है विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट एक्सेट्रा, उनका रिडक्शन करता है और इसीलिए इस शुगर को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं सब में हेमी एसिटल कार्बन एटम फ्री होता है, रेडिली रिएक्ट करता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देता है। तो ऑल द मोनोसैकेराइड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइसैकेराइड, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इस तरह से बन रही है। अब पहला एग्जांपल हम माल्टोज का ही ले लेते हैं। माल्टोज में इस अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का हेमी एसिटल कार्बन कहाँ इन्वॉल्व हो गया? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में। यानी अब ये फ्री नहीं है, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है इसका हेमी एसिटल कार्बन फ्री है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट को इस हेमी एसिटल कार्बन की वजह से रिड्यूस कर देता है। और क्योंकि रिड्यूस कर रहा है इसलिए हम कहेंगे कि माल्टोज किस तरह का हो गया? रिड्यूसिंग शुगर। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। हम नेक्स्ट चलते हैं लैक्टोज पे। लैक्टोज में भी आप देखेंगे कि ये बीटा डी गैलेक्टोज यूनिट है, इसका हेमी एसिटल कार्बन ये है, कहाँ इन्वॉल्व है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। जबकि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का हेमी एसिटल कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। It is free, therefore it can interact with the tolerance reagent and so this is also a reducing sugar. लेकिन जब हम आते हैं सुक्रोज में, सुक्रोज में आप देख रहे हैं ग्लूकोज का हेमी एसिटल कार्बन कौन सा है? फर्स्ट। फ्रक्टोज का हेमी एसिटल कार्बन कौन सा है? सेकेंड कार्बन। इट इज कनेक्टेड टू द OR एंड द OH ग्रुप। दोनों के हेमी एसिटल कार्बन एटम्स कहाँ इन्वॉल्व है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। किसी का भी फ्री नहीं है, therefore it will not be able to reduce the tolerance reagent or Fehling's reagent and we say that sucrose is a non-reducing sugar. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सभी मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर।
Disaccharides may be either reducing or non-reducing depending upon the structure कि भी हेमी एसिटल कार्बन एटम फ्री है या नहीं है उसके हिसाब से। और आगे हम जब पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे तो ऑल द पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्यों? कि बहुत सारे यूनिट जुड़े हैं तो किसी का भी हेमी एसिटल कार्बन फ्री रहेगा ही नहीं टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने के लिए। Next we'll discuss polysaccharide. Polysaccharide means a large number of monosaccharide units joined together to form huge molecules which are called as polysaccharide. Polysaccharide में पहले हम बात करते हैं सबसे कॉमन पॉलीसैकेराइड स्टार्च की। Starch is the main stored food found in the plant body, plant organism. It is present in the cereals, in the tubers, even in the vegetables. हमारे लिए स्टार्च मेन फूड का सोर्स है। तो अब ये स्टार्च कैसे बना है, क्या क्या इसके कॉम्पोनेंट्स हैं? Starch basically consists of two components. One is amylose, the other being amylopectin. Amylose क्या होता है? Amylose स्टार्च का वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है। It constitutes only 15 to 20% of the starch and it consists of only linear chains of alpha D glucose units joined via C1-C4 glycosidic linkage। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में ज्वाइन होते हैं via C1-C4 glycosidic linkage. The other component of starch is amylopectin. Amylopectin is insoluble in water. ये dissolve नहीं होता है। It constitutes 80 to 85% of starch. Majority part यही है इसका। तभी तो हम देखते हैं कि जब आप स्टार्च को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो पूरा ट्रू सोल्यूशन भी नहीं बनता है, completely insoluble भी नहीं रहता है, partly soluble, partly insoluble. It constitutes 80 to 85% of starch. It also contains linear chains of alpha D glucose units joined by C1-C4 glycosidic linkage along with branching introduced due to C1-C6 glycosidic linkage. तो C1-C4 लिंकेज से लीनियर चेन्स बनती है लेकिन कई जगह C1-C6 के कारण C1-C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के कारण ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? ब्रांच स्ट्रक्चर। वी कैन सी द स्ट्रक्चर हियर। दिस इज अबाउट स्टार्च। द नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ cellulose. It provides rigidity and definite shape to the cell of the plant cell. Then ये है क्या actually cellulose? Cellulose it consists of beta D glucose units joined together by only C1-C4 glycosidic linkages. तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर एक तरह से हम कह सकते हैं। इसमें भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है। स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख सकते हैं। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टू द सेल शेप, प्रॉपर शेप उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज लास्ट पॉलीसैकेराइड इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनिमल स्टार्च। ये एनिमल स्टार्च कहा जाता है क्योंकि एनिमल बॉडी में सरप्लस फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होता है, यानी वही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन टुगेदर है, बहुत सारी लीनियर चेन्स और साथ में ब्रांचिंग भी है। इनफैक्ट ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। द ब्रांचिंग इज ग्रेटर। दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन वी कैन से। विद दिस वी कंप्लीट द बेसिक बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का डिटेल डिस्कशन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।